औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ स्पेशलाइजेशन। इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स था उसके अंदर भी हमने जो सेल्फ स्पेशलाइजेशन है इसके हवाले से बात की थी। उसमें हमने सबसे पहले जो था मेसोफिल सेल्स उसके हवाले से हमने बात की थी। फिर उसके बाद हमने एपिडर्मल सेल्स जो हैं उनकी बात की थी। और इससे जो प्रीवियस लेक्चर थे उनके अंदर हमने जो मसल सेल्स हैं और न्यूरॉन्स के जो सेल्स हैं उनकी बात की थी। लेकिन आज का जो हमारा सेल स्पेशलाइजेशन के अंदर जो टॉपिक है वो है रेड ब्लड सेल्स और लिवर सेल्स। हम देखेंगे कि हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनके अंदर स्पेशलाइजेशंस क्या पाई जाती है। स्पेशलाइजेशन से मुराद ये है कि रेड ब्लड सेल्स अपने काम के लिहाज से किस तरह से स्पेसिफिक हैं, ठीक है, उनके ज़िम्मे कौन सा काम होता है। और इसी तरह जो लिवर सेल्स हैं हमारे जिगर के सेल्स, इनके अंदर जो काम की स्पेशलाइजेशन क्या है, तो वन बाय वन इनको क्या करेंगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है या जिसको हमें डिस्कस करना है वो है रेड ब्लड सेल्स। डियर स्टूडेंट, रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो इसका जो दूसरा नाम है इसे हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। एक बात याद रखिएगा कि जो लफ्ज साइट्स होता है, साइट्स साइट्स कहा जाता है सेल, ठीक है, ये याद रख लो कि साइट्स किसको कहते हैं, सेल को कहा जाता है। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। साइट्स मतलब सेल। अगर हम इसकी शेप की बात करें रेड ब्लड सेल्स की, तो अगर इसके काम की बात करें सबसे पहले तो ये रेड ब्लड सेल्स क्या है, इसको ना ये ऐसे समझें कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये एक्चुअली हमारा जो जिस्म है उसके अंदर ये कैरी डब्बे समझे इनको, ठीक है। अब ये कैरी डब्बे हैं, कैरी डब्बे वो होते हैं जिसके अंदर हम लोग जो सामान वगैरह जो है लोड करते हैं। तो ये कैरी डब्बे हैं हमारे जिस्म के अंदर रेड ब्लड सेल्स। और ये क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करके लोड करके जिस्म के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, उन तक उन ऑक्सीजन की सप्लाई करना होता है। इस रेड ब्लड सेल्स का ये काम होता है। तो कहता है कि जो रेड ब्लड सेल्स है दे कैरी ऑक्सीजन, कि ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, लोड करते हैं। कहाँ से, हमारा जो फेफड़े हैं, क्योंकि जो हम सांस ले रहे हैं तो ये सांस हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। तो वहाँ फेफड़ों से रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स से, और इसको बाकी जो जिस्म के जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के जो टिश्यूज हैं उन तक जो है ये रेड ब्लड सेल जो है ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। यानी कि लंग्स से ये ऑक्सीजन को लेंगे और भेजेंगे किसकी तरफ, जिस्म के जो बॉडी के जो टिश्यूज हैं उन तक वो ऑक्सीजन भेजेंगे। अच्छा, अगर हम शेप की बात करें तो दे आर बाई कनकेव शेप, ठीक है, डिस्क शेप होती है। अच्छा, बाई कहा जाता है दो को, कनकेव देखें, अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें ना कनकेव की, तो कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है ऐसे। ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये वाली, ये अंदर से थोड़ी सी मुड़ी हुई है, टेढ़ी है। तो जो अंदर से मुड़ी हुई हो, टेढ़ी हुई, हम कहते हैं कनकेव शेप, ठीक है। तो ये क्योंकि बाई कनकेव है, दो दफा कनकेव है, तो इसी तरह जो इसकी दूसरी साइड होगी सेल की, वो भी क्या होगी, इस तरह से अंदर से कनकेव होगी। तो ये क्या होगी, एक और ये दो, तो ये शेप कनकेव होती है। तो ये एक और दो कितना होगा, बाई कनकेव, यानी कि ये डबल कनकेव शेप के अंदर होती है। तो अगर आप इसके डायग्राम देखेंगे सेल्स की, वैसे तो ऐसा दिखने में आपको इस तरह से नजर आएगा, लेकिन अंदर से ये ऐसे हो गई, इसकी ये वाली साइड भी कनकेव हो गई अंदर से। और अगर आप इसको उलट करके देखेंगे तो दूसरी साइड भी इस तरह से अंदर की तरफ धंसी हुई होती है। तो ये क्या होते हैं, कनकेव शेप के अंदर होते हैं। अच्छा, ये कनकेव शेप के अंदर क्यों होते हैं, ऐसी क्या वजह है। वो कहता है दिस शेप प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया, कि ये जो शेप है कनकेव शेप, ये ऐसे है कि इससे जो सरफेस एरिया होता है वो क्या जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। दे इंक्रीज द मोर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाता है,
किस लिए? ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार के अंदर अब्जॉर्ब कर सके और रिलीज करके सके किसको? ऑक्सीजन। आप ये समझें कि ये जो हमारे पास यहाँ पे ये कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। ये इसलिए इसकी शेप कनकेव है ताकि इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए। देखिए अगर ये सीधी लाइन होती, यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधी होती, तो सरफेस एरिया कम होता। तो अब ये टेढ़ी हो गई है, तो इससे क्या हुआ? इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से ज़्यादा, ये जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इससे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि दे आर फील्ड विद हीमोग्लोबन्स, कि इनके अंदर जो है हीमोग्लोबन्स एक प्रोटीन्स होती है, मॉलिक्यूल्स है, वो मौजूद होते हैं। लेट्स सपोज कि ये रेड ब्लड सेल्स है हमारे पास, तो इसके पास ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? हीमोग्लोबन्स के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हीमोग्लोबन्स ही के अंदर क्या मौजूद होती है? ऑक्सीजन। इनके ऊपर होती है ऑक्सीजन, ठीक है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर। देखिए ये ऐसे है कि आपके पास ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये कैरी डब्बा है, और इसके अंदर ये जो सब्ज रंग के नजर आ रहे हैं ये हीमोग्लोबिन्स हैं, ठीक है। जैसे कैरी डब्बा होता है, कैरी डब्बे के जब वो गैस भरवाने जाते हैं तो सिलेंडर के अंदर हम लोग गैस भरवाते हैं ना, तो सिलेंडर क्या है हमारे पास? ये हीमोग्लोबिन्स, ठीक है। तो इससे सिलेंडर के अंदर यानी कि हीमोग्लोबिन्स के अंदर हम कौन सी गैस भर रहे हैं? ऑक्सीजन। तो इसी तरह ये रेड ब्लड सेल्स हैं और इसके ऊपर क्या मौजूद है? हीमोग्लोबिन्स के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, ये वाले हीमोग्लोबिन्स। और इस हीमोग्लोबिन्स के अंदर कैरी किसको किया जा रहा है? किस गैस को भरा जा रहा है? ऑक्सीजन को। तो इसके बाद आगे है कि अगर हम इन मैमल्स की बात करें, मैमल्स की, मैमल डियर स्टूडेंट वो जानदार हैं जो दूध देते हो, मिल्क देते हो, तो ऐसे जानदार मैमल्स होते हैं। इंसान खुद भी एक मैमल्स की एक मिसाल है। इसके अलावा गाय, भैंस, बकरियां, ये सारे मैमल्स हैं। तो कहते हैं कि मैमल्स के अंदर जो मैच्योर ब्लड सेल्स होते हैं, मैच्योर कहते हैं ऐसा सेल जिसकी जो ग्रोथ है वो मुकम्मल हो चुकी हो, बालिग सेल। जो मैच्योर सेल्स है, बालिग सेल्स है, उसके अंदर दे डू नॉट कंटेन्स एनी ऑर्गेनेलिज, इनके पास किसी भी किस्म की कोई ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होती। वैसे हमने देखा था कि जो सेल होते हैं उनके अंदर ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पाई जाती हैं, ये सारी ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। लेकिन जो आपके पास जो रेड ब्लड सेल्स है इनके अंदर किसी भी किस्म की कोई ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होती। अच्छा, इसके पास ऑर्गेनेलिज ना होने की जो वजह है वो क्यों होती है? ये मिसाल कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, और इस तरह की बाकी ऑर्गेनेलिज नहीं होती। ये एक्चुअली होती क्यों नहीं है? ताकि ये अकोमोडेट कर सके। अकोमोडेट मतलब कि ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्टोर कर सकें, ज़खीरा कर सकें। किस चीज़ को? मोर हीमोग्लोबिन। देखिए जब इस सेल के अंदर, ठीक है, वैसे ये टिश्यू भी होता है, आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, सेल्स, ब्लड सेल्स। अच्छा, ये जो सेल्स है इसके अंदर जो है ऑर्गेनेलिज नहीं पाई जाएंगी। जब ऑर्गेनेलिज नहीं होंगी तो जो सरफेस एरिया है या जगह जो है, स्पेस, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उन ऑर्गेनेलिज की जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में किसको स्टोर किया जा रहा है, अकोमोडेट किया जा रहा है? हीमोग्लोबिन्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को जमा किया जा सके। अच्छा, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है लीवर सेल्स। अगर हम लीवर सेल्स की बात करें तो लीवर्स को कहा जाता है हिपाटिक, ठीक है, हिपाटिक भी कहते हैं इसको, हिपाटिक कहा जाता है लीवर्स। और आपको पता है लेफ्ट साइड का क्या मतलब होता है? सेल्स। इसलिए जो लीवर्स के सेल्स हैं इसे हम कहते हैं हिपैटोसाइट्स, मीन्स के लीवर सेल्स। अगर हम इस हिपैटोसाइट्स की बात करें, लीवर सेल्स की बात करें, तो इनके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, ठीक है। एक तो इसका फंक्शन क्या है कि ग्लाइकोजन को स्टोर करना, ठीक है, अपने लिवर्स के अंदर ग्लाइकोजन को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। अच्छा, एक चीज समझे यहाँ पे ग्लाइकोजन के हवाले से। देखिए जो चीज़ हम खाते हैं तो हमारा पूरा जो जिस्म है ये सेल से बना हुआ है। तो ये जो सेल है ये जो खुराक है उसको, जो एनर्जी है, ठीक है, वो ग्लूकोज की शक्ल में अपने अंदर इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है, ग्लूकोज की शक्ल में।
अब जब सेल इस्तेमाल कर रहा है तो ग्लूकोज की शक्ल में है एनर्जी, लेकिन अब आपके जिस्म के अंदर जो है वाफर मिकदार के अंदर फालतू भी एक क्या पाई जाती है, ग्लूकोज है। अब ऐसा नहीं होगा कि ये जो फालतू ग्लूकोज है वो जिस्म में ऐसी रहेगी, नहीं। अब इस जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को तब्दील किया जाएगा किसके अंदर, ग्लाइकोजन। पहले ग्लूकोज है, सेल जो है वो ग्लूकोज की शक्ल में जो है एनर्जी को ले रहा होता है। अब इसको ग्लाइकोजन में तब्दील किया जाएगा। अब इस ग्लाइकोजन को फिर क्या किया जाएगा, स्टोर किया लिया जाएगा किसके अंदर, लिवर्स के अंदर। जब उसको फिर जरूरत होगी तो उसको दोबारा क्या करेगा, ये ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को दोबारा तब्दील करेगा किसमें, ग्लूकोज के अंदर, और फिर दोबारा इसको इस्तेमाल कर लेगा। तो इस तरह से जो है लिवर जो है हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की शक्ल के अंदर अपने अंदर क्या करता है, स्टोर कर लेता है। अच्छा, इसी तरह ग्लूकोज के अलावा आयरन को अपने अंदर स्टोर करेगा। कुछ अहम विटामिन हैं जिसको जो है लिवर अपने अंदर क्या करता है, स्टोर कर लेता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन बच्चे मतलब होता है जहरीला असर को कम करना, कि जहरीला जो असर होता है, जहरीला असर, इस चीज को टॉक्सिक कहते हैं, जहरीली चीज को। तो जो टॉक्सिक चीजें हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि उनका जो जहर है उसको कम कर देता है। तो यहाँ पे यही कहता है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कि जो जहरीले मादे हैं उनका जहर को क्या करता है, कम करता है। इसके अलावा ये पैदा करता है क्लॉटिंग प्रोटीन्स। डियर स्टूडेंट, क्लॉटिंग मतलब, क्लॉटिंग कहा जाता है जमने वाली प्रोटीन। अच्छा, ये जो हमारे पास जो लीवर्स है ये क्लॉटिंग प्रोटीन पैदा करता है। अब ये क्लॉटिंग प्रोटीन का काम क्या होता है, बाज का क्या होता है कि जो हमारा जो जिस्म है उसके किसी हिस्से पर खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी चोट की वजह से जो है जख्म लग जाता है, तो वहाँ से खून का रिसना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस जगह पर कुछ देर के लिए वक्ती तौर पर कोई हाथ या कोई चीज़ रख देते हैं ताकि जो खून का बहाव है उसको रोका जा सके। तो कुछ देर के बाद हम अपना हाथ जो है हटाते हैं तो खून ऑटोमेटिकली रुक चुका होता है। उस रुक जाने की वजह क्या होती है, ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं। अब ये क्लॉटिंग प्रोटीन उन जख्मों के ऊपर आकर जम जाती हैं, क्लॉटिंग कहते हैं जम जाना, जम जाती है जिसकी वजह से वो खून जो है वो रिसना बंद हो जाता है। तो इसी तरह ये जो क्लॉटिंग प्रोटीन है ये किसके अंदर पैदा हो रही है, लिवर सेल्स के अंदर पैदा हो रही होती हैं। इसके बाद है रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग करना, दोबारा बना देना, किनको, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, जो हमारे पास पुराने जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी दोबारा रिसाइकलिंग करके नए सेल बना दिया जाएगा उनको। तो ये सारा क्या है, इसका फंक्शन है लीवर्स का। अच्छा, उसके अलावा दूसरी बात करता है कि जो लीवर होता है इसके पास प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट कहते हैं वाज़े किस्म के, क्लियर वाज़े किस्म की क्या पाई जाती है, इनके पास न्यूक्लियस होता है। क्यों वाज़े किस्म का न्यूक्लियस होगा, प्रोमिनेंट बड़ा किस्म का, बड़े सा साइज के अंदर न्यूक्लियस होगा? क्योंकि लीवर्स के अंदर आप देख रहे हैं कितने सारे फंक्शन हैं जो अकेला लीवर परफॉर्म्स कर रहा है। तो इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म्स करने के लिए जो सेल की, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का ब्रेन होता है, इसलिए क्योंकि पूरे सेल को इसने कंट्रोल करना है और सारा ये जितने फंक्शंस हैं इन सब फंक्शंस को कंट्रोल करना है, इसलिए इनके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है, वाज़े किस्म का, और एक बड़ा लार्ज साइज के अंदर न्यूक्लियस होता है ताकि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको ये क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। अच्छा, इसके अलावा इसने काफी सारे इंजाइम्स पैदा करने होते हैं और प्रोटीन्स पैदा करनी होती हैं। ये सारी चीजें पैदा करने के लिए इंजाइम्स, प्रोटीन, सेल की दीगर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए इनके पास जो न्यूक्लियस क्या है वो साइज में प्रोमिनेंट होता है। इसके बाद सेकंड है कि इनके पास लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि इनके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि हमारा जो सेल है, सेल के अंदर जो पावर हाउस है, जैसे घर है, घर के अंदर जो
बिजली के लिए जो बिजली दी जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम कहते हैं पावर हाउस। जो पूरे घर का जो सिस्टम है उसको चला रही होती है, पंखे, फैन, एसी, हर चीज़ उसी पे चल रही होती है, मोटर वगैरह। इसी तरह जो हमारा जो सेल है, सेल का जो पावर हाउस है उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये एक्चुअली पावर हाउस ऑफ अ सेल है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी पैदा करता है किस शक्ल के अंदर, एटीपी की शक्ल के अंदर। और ये एनर्जी जो सेल्स की जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं सेल्स के अंदर, उन सब के अंदर ये एनर्जी एज अ पावर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, ताकि सेल अपनी एक्टिविटीज को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। इसके बाद आगे है एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। डियर स्टूडेंट, सेल्स के अंदर एक्सपेंसिव मतलब वसी तर, बहुत ज्यादा। कहते हैं कि जो सेल है, लिवर सेल्स है, इसके अंदर जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को पढ़ा था, कहता है कि इनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं उनके एक वसी तर बहुत ज़्यादा जाल बिछा हुआ है पूरे सेल्स के अंदर, लिवर सेल्स के अंदर। क्यों? ताकि ये डिटॉक्सिफिकेशन कर सके, जहरीले असर को कम कर सके, और इसके अलावा जो लिपिड होता है उसको ये सिंथेसाइज कर सके, तैयार करवा सके। इसलिए इसके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क पड़ा होता है, पूरे सेल्स के अंदर बिछा हुआ है। इसके बाद कहते हैं कि दे हैव लार्ज नंबर ऑफ पेरोक्सिसोम्स। एक और ऑर्गेनेलिज है, आपने शायद नहीं पढ़ी इस लेक्चर्स के अंदर, आपकी 9th में शायद नहीं है, पेरोक्सिसोम्स। तो पेरोक्सिसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेलिज है जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनेलिज है और इस ऑर्गेनेलिज के अंदर जो है एंजाइम्स मौजूद होंगे, और इन एंजाइम्स का काम क्या होता है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनका जो असर होता है उसको न्यूट्रलाइज करना। न्यूट्रलाइज से मतलब ये है कि उनके जो जहर होता है, ठीक है, उस जहर को न्यूट्रलाइज कर देना, असर को खत्म कर देना, कम कर देना। ये किसका काम होता है? पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं? एंजाइम्स। वो एंजाइम्स उस चीज के असर को क्या करते हैं? कम करते हैं। इसके बाद इसके पास स्मॉल डक्ट्स होती हैं जो कि कोलैप्स करती हैं, लेती हैं या ट्रांसपोर्ट करती हैं, भेजती हैं किस चीज को? बाइल्स को, सिक्रेशंस। अच्छा, ये जो आपके पास जो लीवर्स होता है, ये लीवर्स, इस लीवर्स की जो सिक्रेशन होती है उसे हम कहते हैं बाइल। एक लिक्विड होता है माया, जो जिगर से, लीवर से खारिज होता है, उस लिक्विड का क्या नाम होता है? फ्लूइड का नाम क्या होता है? बाइल। तो जो डक्ट्स बाइल को लेकर जाती है उसका नाम क्या होता है? बाइल डक्ट्स। क्या नाम उसका क्या है? बाइल डक्ट्स। तो हमारा जो जिगर है ये बाइल डक्ट्स पैदा करता है। तो ये आज का ये टोटल टॉपिक था। उम्मीद काफ़ी है कि आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।